नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 एग्जाम जो कि 9 मई 2022 को दो शिफ्ट के अंदर हुए थे। शिफ्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया, शिफ्ट 2 की आज हम बात करेंगे। यहाँ पर टोटल 36 सवाल पूछे गए थे। सवाल थोड़े कुछ कुछ सवाल कह सकते हैं हम कि कैलकुलेटिव थे। तो इस कैलकुलेशन से निपटने के लिए मैं आपके लिए एक मेथड लेके आया हूँ जिसको कहते हैं डिजिट सम मेथड। तो हम देखेंगे डिजिट सम से किस प्रकार से हम इसकी कैलकुलेशन है जिसको हम आसान कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को। और सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है एक डीलर किसी वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप रेलवे और एसएससी वगैरह एग्जाम की तैयारी करते हो और मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो तो आप और कैंडिडेट से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट हो पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए आपको स्मार्ट वर्क के तौर पर मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी टेक्स्ट बुक पर 100 सेंचुरी सेल चल रही है, जिसमें 100 लक्की विनर को मौका मिलने वाला है फ्री टेक्स्ट बुक पास का, यानी 100% आपको कैशबैक मिल जाएगा। यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ने वाले हैं और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस कूपन कोड से। इसमें आपके एसएससी के अलावा रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी अदर स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम हैं, एक ही पास में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे ईयरली पास। जैसे कि आज ये सौरभ सागर कदम जीते हैं, 100% कैशबैक है, तो 100 लक्की विनर हैं, आप भी बन सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड यूज जरूर करना। टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर ये डील अवेलेबल है। और इसमें अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 की बात करें तो जो आपके लेवल 5, 3 और 2 का एग्जाम होना है, उनके लिए लेवल 6 और 4 का एग्जाम हुआ है, सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम हुआ, उनके लेवल को ध्यान में रखते हुए 102 नए टेस्ट भी ऐड किए गए हैं, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्यादा जानकारी के लिए जरूर चेकआउट कीजिएगा। वस्तु को अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद इतने में बेचता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना है। तो देखो, इस प्रकार से एक सीपी हो गया, एक अंकित मूल्य मार्क प्राइस हो गया और एक सेलिंग प्राइस हो गया। यदि ये 100 है तो वो कह रहा है कि कोई छूट नहीं देता तो उसको 28% का लाभ होता है, यानी कि जो मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर यदि वो बेचता तो उसको 28% का लाभ होता। तो 100 की चीज को 28 का लाभ होता तो हम कहेंगे 128 हो गया। और 128 पर 16% की छूट देता है। तो या तो आप 128 का 16% निकाल लो, कितना आएगा, 16 से मल्टीप्लाई करते हो तो 16 8 128, 12 हासिल 32, 32 और 10 42 और 44 का 4, 4 आई हासिल 16 और 4 आपका 20 हो जाएगा, यानी ये इतना हो गया। 48 12 32 32, ठीक है। तो यानी कि इतने की छूट दी है। 128 में से इतना घटा देते हैं, 20.47। तो यहाँ पर 2 बचा, ये 5 5 इकाई हासिल, यहाँ से आपका 7 हो जाएगा 0। 107.52, 107.52 ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस की वैल्यू आपको दे रखी है, हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बतानी है। तो हम कहेंगे कि 403 की वैल्यू क्या है, तो 107.52 की वैल्यू इतनी है, तो 100 की वैल्यू बताओ, इस प्रकार से आ जाएगा। ओके, अब देखो ये पॉइंट से तो देखो पॉइंट कट जाएगा, यदि नहीं भी काटो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब हम आगे इसको सॉल्व नहीं करने वाले हैं। बस इतना ध्यान रखना है आपको, यदि हर के अंदर 3 या 9 बन जाए, डिजिट सम का यूज़ कर रहे हैं, यदि हर के अंदर 3 यदि या 9 बन जाए तो हमें उसको हटाना पड़ेगा। किस प्रकार से हटाओगे, हमें थोड़ी सी काटना पड़ेगा 3 से ऊपर नीचे। तो अब देखो, सबसे पहले हर की बात करते हैं, या फिर आप यहाँ पर ऑप्शन की बात कर लो। सबसे पहले ऑप्शन में लगाओ, 4 और 8 12 हो जाते हैं। 12 में 1 और 2 है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 8 आ जाएगा अंकों को जोड़ने पर, और यहाँ पर जोड़ोगे तो ये आपका 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 का मतलब 6, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर जोड़ो, हर के अंदर देखते हैं 1 7 5 और 2, तो ये आपका 9, 9 को आप छोड़ सकते हो। 7 और 2 को जोड़ा तो 9, 9 को आप छोड़ सकते हो। बाकी बचा कितना, 6। 6 के अंदर क्या 3 होता है, हाँ होता है, तो हमें एक बार 3 से काटना पड़ेगा ऊपर नीचे। 3 से यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 5 15 हो जाएगा,
3 8 है 24 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा। इस प्रकार से ऊपर देखें तो 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 इस प्रकार से काट दिया है। अब आप नीचे डिजिट सम लगा के देखो, हर के अंदर 3 और 5 8 हो गया, और 8 और 8 16, 4 20, 20 का मतलब 2। तो नीचे तो आपका आ रहा है 2 आ रहा है। ऊपर यदि हम देखें 1 3 4 4 इस प्रकार से, तो इनको यदि आप डिजिट को जोड़ोगे तो 4 और ये आपका 12 हो जाएगा कुल टोटल, या फिर 4 4 और 1 9 हो गए, 9 को छोड़ दो, केवल आपका 3 ये इतना 9 हो गया तो इसको छोड़ दो, केवल 3 बचा, तो यहाँ पर 3 बचा ऊपर। ठीक है, इतना बच गया। अब देखो नीचे 2 है आपके पास, हम डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे आप 1 बनाने की कोशिश करो। नीचे 1 कैसे बनेगा, यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे 10 बन जाएगा, और 10 का मतलब 1 हो जाएगा। डिजिट सम को देखें तो नीचे किया है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर तो आपका कितना हो गया है, 15 हो गया है। ठीक है, और नीचे यदि देखते हो आप 10 आएगा, 10 का मतलब 1, यानी नीचे डिजिट सम 1 हो गया है, और ऊपर 15 है, 15 का डिजिट सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऊपर 6 आ गया, नीचे 1 आ गया, यानी कि 6 आ चुका है इसका डिजिट सम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन है, थोड़ी सी ज़्यादा है, वो आप कर सकते हो, नहीं तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे उतना कम आपको टाइम लगता जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 10 की बात करते हैं। 4750 की एक राशि है, निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5.5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। परिपक्व पर देय राशि कितनी हो जाती है बाद में, 5.5 साल बाद 6840। भुगतान किए गए साधारण ब्याज की वार्षिक यानी दर बतानी है हमें। तो सबसे पहले देखो राशि इतनी थी 4750, बाद में कितनी हो गई 6840। तो हम ब्याज निकाल लेते हैं कि बाद में कुल टोटल राशि इतनी हो गई। यदि इसमें से मैं मूलधन को हटा दूं तो मेरा ब्याज आ जाएगा, ये आपका 9 0 और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। इस प्रकार से ये ब्याज आ गया। तो अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमारा क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100 किसके बराबर होता है, ये ब्याज के बराबर होता है। तो देखो मूलधन आपका कितना है 4750। ठीक है, समय कितना है, समय को हम सरल भिन्न में चेंज कर लेते हैं, तो ये आपका 11/2 आ जाएगा। तो 11 ऊपर, 2 को हम नीचे लिख देते हैं, साथ में 100 भी है नीचे। दर हमें निकालनी है, उसको x मान लिया, और ब्याज के रूप में आपको 2090 दे रखा है। इस प्रकार से अब x को एक साइड रखो और बाकी सारी संख्याओं को दूसरे साइड ले जाओ। 2 × 100 बटे 4750 × 11। 11 से यदि आप इसको काटते हो तो एक बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 0 से ये 0 काट दो, 19 का भाग दोगे इसके अंदर तो ये आपका जाएगा 2 बार 38 आ गया। उसके बाद में 5 बार चल जाएगा तो 25, और 25 से काटोगे तो ये 4 आ जाएगा, यानी कि 8% आ जाएगा। इस प्रकार से अब हम इसको डिजिट सम से भी करके देख लेते हैं। वापस से एक बार हम इसको पूरा डिजिट सम से करके देख लेते हैं। तो इस प्रकार से 8% आ गया। अब ये वापस से कर रहे हैं 2090, यहाँ पर आपका 2 आ गया, यहाँ पर आपका 100 आ जाएगा, और नीचे आपका 4750 × 11 हो जाएगा। अब सबका आप डिजिट सम निकालो। 2 और 9 को जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा, 11 का 2 हो जाएगा, 2 का 2 ऐसा कैसा रह जाएगा, 2 का कोई मतलब नहीं है कि 100 से 1 ही आता है। नीचे यदि देखोगे तो 4 7 5, 4 और 7 को यदि आप जोड़ते हो 4 7 या 5 और ये 4 9 हो गए, नीचे बचा 7, यहाँ पर आपका बचा 2। इस प्रकार से बच गया है आपके पास। अब देखो हम क्या करेंगे कि इस 2 को भी हमें 1 बनाना है और इस 7 को भी नीचे, यानी कि हर में हमें 1 बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे 2 को बनाने के लिए हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। हमेशा ध्यान रखना कि 2 को या 5 को करना है तो 5 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और 7 को यदि करना हो तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे।
क्योंकि 4 7 28 होता है और अंकों को जोड़ोगे तो 10 आ जाता है। 10 का मतलब 1। तो नीचे क्या है, तो ऊपर भी हमें एक 4 से और एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस प्रकार से। तो अब देखो नीचे आपका कितना बन गया, 1 1 हो गया। नीचे तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 7 28, 28 के अंकों को जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। 10 का मतलब 1। इसी प्रकार से 2 को 5 से करोगे तो नीचे 10 बना, 10 का मतलब 1। ऊपर की बात करते हैं। ऊपर देखो आपका कितना आ गया है, 2 इंटू 2 4, 4 चौक 16 और 16 पाँचे 16 पाँचे कितना हो गया 80, और 80 का मतलब कितना होता है 8। तो 8 डिजिट सम आ गया, ये हो गया। अब यहाँ पर आप ऑप्शन से चेक कर लो कि कितना कितना आ रहा है। पहले ऑप्शन को जोड़ेंगे 7 और 5 कितना आ गया 12, यानी कि 3 हो गया। दूसरे को जोड़ोगे 13 और 1 4 हो गया। तीसरे से 8 आएगा, चौथे से 9 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सेट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 बैठ रहा है। इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो देखो मैं आपको सारे सवाल करके बता रहा हूँ डिजिट सम से कि कैलकुलेशन से हम कैसे बच सकते हैं। ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, पाइप ए किसी टंकी के 50% को 4 घंटे में भर सकता है, तो पूरा 100% को कितने घंटे में भरेगा, हम कहेंगे 8 घंटे में भर देगा। तो ए पूरी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, बी उसको 12 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम यदि आप लेते हो तो 24 आ जाता है। ये 3 हो गया इसकी क्षमता, और इसकी क्षमता 2 हो गई है। तो यहाँ से समय की बात करें तो समय बराबर कितना हो जाएगा, 24 बट्टे, दोनों मिलकर भर रहे हैं तो 3 और 5, 5 से डिवाइड कर दो। सबसे पहले 4 बार जाएगा, फिर आपका 4/5 आ जाएगा। तो 4 तो आपके हो गए हैं घंटे। अब 4/5 जो बचा है उसको मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो भिन्न में था। तो 5 12 ये आपका 48 हो गया, 48 मिनट हो गया, यानी कि 4 घंटे और 48 मिनट आपका आंसर आ गया है। या फिर जैसे ये सिंपल सवाल होता है, ए दे रखा है आपको कि कितने 8 घंटे में कर सकता है, बी 12 घंटे में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने घंटे में कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला भी होता है ए इंटू बी बटे ए प्लस बी। ये सिंपल ये फॉर्मूला भी होता है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। इससे थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा। 8 इंटू 12/20 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका 4 से 5 बार जाएगा, ये 4 से 3 बार चला जाएगा इस प्रकार से। अब ऊपर आपका 24 बन जाएगा, नीचे 5 बन जाएगा। सॉल्व करोगे तो वही 4 घंटे 48 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 15 की बात करते हैं। निम्न व्यंजक को सरल करना है तो सबसे पहले अंदर वाला सबसे ब्रैकेट सॉल्व करो, ये वाला हो गया। यहाँ से कितना आएगा, 36 आ जाएगा। अब ये सॉल्व कर लिया है तो हमारे पास एक तो बच चुका है 18, यहाँ पर एक 4 बच गया है, यहाँ पर एक भाग का साइन है और यहाँ पर एक 9 है इस प्रकार से। अब सबसे पहले भाग का साइन सॉल्व होगा तो 4/36 करोगे आप, तो इस प्रकार से आ जाएगा 18 माइनस 4/36 करोगे तो 1/9 हो जाएगा, और 9 साथ में यहाँ पर है तो ये आपका 1 बन जाएगा। 18 में से आप जब 1 घटाओगे तो आपका 17 आ जाएगा। तो यहाँ तक का हमने सॉल्व कर लिया है। इसका मान कितना आ गया है, 17 आ गया है। अब हमारे पास क्या बचा है, एक तो 95 भाग 15 बचा है। इसको हम थोड़ा सा हटा के इस प्रकार से लिख लेते हैं। फिर आपके पास 34 भाग 17 इंटू 2 इस प्रकार से बचा है। अब आप क्या करोगे, इसको यदि 5 से काटते हो तो 5 एकम 5, 5 निम, और इसको काटोगे तो 3 इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर 34 में 17 का भाग देना पड़ेगा। सबसे पहले 2 आएगा और फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 19/3 माइनस 4 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और सोल्व करते हैं तो ये 19 माइनस 12/3 आ जाएगा, यानी कि 7 आपका 3 आंसर आ चुका है। थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, बचेगा 1/3। 2 सही 1/3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 17, एक गोले की त्रिज्या और एक शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों बराबर है और दोनों की दोनों कितनी है, 3√2 सेंटीमीटर के बराबर है। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उस लंबवर्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो शंकु की ऊंचाई बतानी है। यानी कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर है तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कहेंगे 4πr² होता है, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है,
एक तो पाई आर एल हो जाएगा और एक नीचे जो वर्त बना है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों की त्रिज्या बराबर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है। मैं इस पाई आर स्क्वायर को इधर लेके आ सकता हूँ, तो मेरा बचेगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर घट के 3 पाई आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पाई आर एल हो जाएगा। तो अब पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास 3r बराबर एल बच गया है, ये एल बच गया। अब हम देखो एक शंकु बना लेते हैं थोड़ा सा। इस प्रकार से ये हमारा आर होता है शंकु के अंदर, ये हमारा एच ऊंचाई होती है और ये एल तिर्यक लंबाई होती है। अब देखो हमें क्या निकालना है, शंकु की ऊंचाई बतानी है, तो उसके पहले लिए तिर्यक लंबाई हमारे पास है। तो देखो आर और एल का अनुपात कितना है, 1:3 है। आर और एल का अनुपात कितना है, 1:3 है। तो अब देखो आर है 1:, एल है 3:, तो एच कितना हो जाएगा, एच आपका हो जाएगा, ये 1:, है ये 3:, है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से ये 9 - 1, तो ये आपका 2√2 आ जाएगा एच का मान, 2√2 आ जाएगा एच का मान। अब देखो आपको जो रेडियस है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है आपको, 3√2 दे रखी है, यानी कि 1 की वैल्यू आपको दे रखी है 3√2 दे रखी है। और हमें निकालना है h जो कि है 2√2 अनुपात, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√2 को आप 3√2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, क्योंकि h ये इस प्रकार से बना देता हूँ। तो अब देखो 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, और √2 2 हो जाएंगे, तो कितना आ गया, ऊंचाई 12 आ गई है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 19 की बात करते हैं। अब हमें इसका मान निकालना है। सबसे पहले आप इसको x का जो मान है, x की जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा सरल कर लो। सरल करने का मतलब जो हर के अंदर अंडरूट है हम उसको हटाने की कोशिश करेंगे। कैसे हटाओगे, ऊपर और नीचे जो हर का साइन है उसके विपरीत साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर तो आपका इस प्रकार से स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, और नीचे बचेगा आपका 1 बचेगा। तो अब हमारे पास केवल बचा है संख्या 2 + √3 का होल स्क्वायर। ओपन करोगे तो ये 4 आ जाएगा, एक 3 आएगा, और एक आपका बचेगा 2 दूनी 4 √3। इस प्रकार से तो ये टोटल आपका कितना आ गया है, 7 + 4 √3, इतना आ गया आंसर। 7 + 4 √3 इतना आ गया है x का मान। अब हम इसके अंदर रख देते हैं जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालनी किसकी, हमें x - 7 का स्क्वायर। वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर 7 + 4 √3 - 7, इस पूरे का होल स्क्वायर हमें निकालना है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, 4 √3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, और √3 का 3 हो जाता है। ये आपका 48 आ चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 26, a + b का अधिकतम मान बताना है। इसका अधिकतम मान जिसके लिए 8 अंकीय संख्या 15 से विभाजित हो। यदि कोई भी संख्या 5 से यदि विभाजित है, 15 में भी 5 है, तो 5 से यदि विभाजित है, तो उसका जो लास्ट अक्षर है, लास्ट अंक है, वो या तो 0 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो हमें पता चल चुका है कि b का मान या तो 0 हो सकता है या 5 हो सकता है। अब उसने कहा है कि a + b का योग अधिकतम होना चाहिए। अधिकतम होना चाहिए तो हम b का मान 0 कट कर देते हैं, 5 ले लेते हैं, क्योंकि अधिकतम लेना है हमें, अधिकतम बनाना है इन दोनों के योग को, तो 5 ले लिया। अब यहाँ पर तो 5 हो गया b का मान। तो अब a का मान निकालना है, कितना होगा, तो 15 में एक 5 होता है, एक 3 होता है। तो हमें पहले 5 की डिजिबिलिटी रूल हमने चेक कर लिया, अब 3 की लगाएंगे। तो देखो पहला अंक आपका 4 है, 4 5 9, 9 और 2 11, 11 और
3 14, 14 और 6, 14 और 6 20 हो गया। तो यहाँ पर आपका 2 बचा, ठीक है, एक तो 2 और b की जगह हम क्या मान रख रहे हैं 5, इसको और जोड़ लो, 20 और 5 25, 25 हो गए, 25 हो गया है। या फिर आप इस प्रकार से कीजिए, देखो b का मान तो 5 हो गया, 5 रख दिया यहाँ पे। अब 9 9 को आप काटते जाओ, ये 9 खत्म हो गया, और ये 3 और 6 ये भी 9, ये भी खत्म हो गया। अब आपके पास कितना बचा, 2 बचा है। हमें क्या है कि 3 से सभी अंकों के योग को 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो हमने देखो 9 9 बनाकर उनको हटा दिया है, 9 ये हटा दिया, 9 ये हटा दिया। अब आपके पास एक तो 2 बचा है, एक आपके पास 5 बचा है, दोनों का योग 7 होता है, 7। अब a का मान हम कितना रख सकते हैं, देखो a का अधिकतम मान करना है हमें, तो हम a की जगह 9 8 7 उल्टा चेक करेंगे, ठीक है, कि 7 तो था ही, अब 9 यदि उसके अंदर जोड़ दें तो ये क्या 3 से डिविजिबल है, 7 और इसको करोगे आप 16 आ जाएगा, 16 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये कट गया आपका, एक ऑप्शन कट गया। अब आप 7 तो था आपका, 8 उसके अंदर जोड़ोगे तो ये 15 होता है, 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है हमें, इसलिए ये 8, एक 8 हो गया, a का मान, b का मान 5 हो गया है। तो देखो a प्लस b कितना हो जाएगा, 8 प्लस 5, ये आपका 13 हो चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर केवल आपको क्या करना है, यदि जैसे आपको ये समझ में नहीं आया, मैंने यहाँ पे क्या किया, आप सभी अंकों को जोड़ लो, 4 5 2 3 6 इस प्रकार से जोड़ लो, और ये चेक करो कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। यदि नहीं है तो हम मैक्सिमम कितना जोड़ें कि वो डिविजिबल हो जाए, तो वही वैल्यू a की वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार से चेक किया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 28। औरा a से b, यानी कि 2 पॉइंट है, एक a है एक b है, डिस्टेंस बराबर है, a से b जाएगा, b से a आएगा, डिस्टेंस बराबर है। औसत चाल हमें निकालनी है, जाते हुए उसकी चाल है 74 और आते हुए 111। अब देखो यदि डिस्टेंस बराबर है तो औसत चाल का हम सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं औसत चाल का सिंपल फॉर्मूला, हम कहेंगे 2 इंटू a प्लस b, आते और जाते हुए चाल है a और b, तो इस ये फॉर्मूला ये आप तभी लगा सकते हो जब दूरी बराबर है। यदि दूरी बराबर नहीं है तो आपको औसत चाल का जो बेसिक फॉर्मूला है वही यूज करना पड़ेगा, क्या, टोटल दूरी बटे टोटल समय। अब देखो 2 हो गया, a का मान कितना है, पहली चाल आपकी है 74, दूसरी चाल आपकी 111 है, नीचे दोनों को जोड़ोगे तो 185 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मगर मैं कहता हूं कि जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके जितने ज्यादा आप पहाड़े कह दो वो याद होंगे आपको, कैलकुलेशन आपकी उतनी ही आसान होगी, क्योंकि जो अभाज्य संख्या का पहाड़ा होता है वो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो देखो जैसे 37 का पहाड़ा है, 37 की बात करें, 37 दूसरे नंबर पे 74 आ जाएगा, तीसरे नंबर पे 111 आ जाएगा, फिर 148 आ जाएगा, पांचवें नंबर पे 185 आ जाएगा। यदि 37 का पहाड़ा आपको याद होता तो देखो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज दे रखी है आपको वो सारी की सारी 37 के पहाड़े से दे रखी है। तो मैं इस 74 को लिख सकता हूँ, क्या 74 को 37 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 111 को क्या लिख सकता हूँ, 37 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और 185 को क्या लिख सकता हूँ, 37 इंटू 5 लिख सकता हूँ। ये तभी होगा जब आपको 37 का पहाड़ा याद होता। इस प्रकार से आप अभाज्य संख्याओं के जैसे पहाड़े हैं 33 का, 37 का, जितने ज्यादा आप याद कर सको उतना अच्छा है आगे से आगे। तो देखो 37 से एक 37 कट गया, एक 37 से एक 37 कट गया। अब आपके पास क्या बचा, इस प्रकार से बचा। अब देखो नीचे हम क्या करते हैं कि 10 बनाने की कोशिश करते हैं, तो 10 बनाने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे बन गया 10, ऊपर बात करें तो देखो 37 ये कितना होता है 111, एक तो बाकी आपके पास 3 2 बचे हैं तो हम लिख देंगे 8, और नीचे आपके पास क्या था 10 बन गया है।
अब ये हो जाएगा 888/10, तो ये आपका 88.8 इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। डिजिट सम से भी कर सकते हो। कैसे? देखो एक तो आपका 2 है, 7 और 4 की बात करते हैं तो 7 और 4 को जोड़ोगे 11, तो ये भी आपका 2 आ जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। एक बार नीचे हर में और चेक कर लेते हैं। 9 और 5 बचा, तो नीचे आपका 5 आ गया इस प्रकार से। अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे से 5 को गायब करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे कितना हो गया आपका 10 और 1 बन जाएगा। ऊपर बात करें 2 दूनी 4, 8, 8 तिया 24, 24 का मतलब 6, तो डिजिट सम में कितना बन गया, 6 बन गया। कितना आ गया, 6 आ गया। अब ऑप्शन से चेक करो किस में 6 आता है। यहाँ पर देखते हैं तीनों को जोड़ोगे 24 हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। दूसरे ऑप्शन को चेक करोगे 12 और 8 20, 2 आता है। यहाँ पर आपका ये 9 2 11, 11 और 5 16, 16 का मतलब 7 आएगा, ये आपका 9 आएगा। तो देख लो कहाँ पर डिजिट सम आपका 6 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यदि 2 ऑप्शन एक जैसे आ रहे हैं तब फिर हमें बेसिक से करना पड़ेगा। सवाल नंबर 30। अब इसके अंदर पूछा गया है कि ये कुछ संख्याएं दे रखी है कि माध्यिका 6 है, तो a का मान कितना हो सकता है, जहां पर a क्या है, एक नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक 1 2 3 इस प्रकार से ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो माध्यिका क्या होता है तो माध्यिका सभी संख्याओं को सबसे पहले आप लाइन से आरोही क्रम में अरेंज कीजिए और जो बीच वाली संख्या होगी वही आपकी माध्यिका होगी। तो देखो आपके पास दे रखी है इस प्रकार से। अब यदि मैं a को हटा दूं सब में सबसे पहले, तो हमें सबसे पहले 1 दिखेगा, फिर 1/2 दिखेगा, फिर 2/3 दिखेगा, इसी प्रकार से 1/4 और 3/5 ये भिन्न दिखाई देगी। तो 1 का मतलब क्या है, 100%। यदि परसेंट में देखें 1/2 का मतलब कितना है, 50%। 2/3 का मतलब क्या है, 66 सही 2/3%। 1/4 का मतलब क्या है, 25%। और 3/5 का मतलब कितना है, 60%। तो ये हो चुके हैं परसेंटेज के अंदर इनके मान। अब आप चेक कर सकते हो सबसे छोटी भिन्न कौन सी आ गई, सबसे छोटी भिन्न हो गई 25 पहला। बीच में कौन सी संख्या आएगी, टोटल 5 संख्या है, तो तीसरी जो संख्या है वो बीच में आएगी, वही हमें लेनी है। अब सबसे छोटी 25 थी, उसके बाद में 50 है, फिर आपका 60 है, तो ये लेना है हमें। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया आपका। तो इस 60 को ये यानी कि 3/5 हो चुकी है हमारी माध्यिका। कौन सी, 3/5 ए हमारी माध्यिका है, उसकी वैल्यू आपको 6 के बराबर दे रखा है, क्योंकि हमने इनको लाइन से अरेंज कर लिया। सबसे छोटी ये, उसके बाद में ये, फिर ये, इसी प्रकार से आगे। तो सबसे बीच में संख्या कौन सी आएगी, ये जो तीसरे नंबर की संख्या 3/5 ए आएगी, यही हमारी माध्यिका होगी। माध्यिका की वैल्यू आपको दे रखी है 6 के बराबर। तो आपका 3a बराबर कितना हो जाएगा, 30, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 10। इस प्रकार से आपका आ गया है ऑप्शन नंबर 4। तो ये माध्यिका के हमने सवाल जो CBT 1 की प्रैक्टिस करी थी उसमें भी खूब सवाल हमने निकाले थे। सवाल नंबर 33 की बात करते हैं। दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 1/2 से कम होगी। तो आप क्या कीजिए, देखो इस प्रकार से आपको दे रखा है। अब इसमें क्या होता है, कोई भी भिन्न यदि आपको दे रखी है तो नीचे वाला जो होता है वो तो हम कहते हैं कि 2 में से 1, 2 में से ऊपर वाले को क्या कहते हैं, 2 में से 1, यानी कि नीचे वाला तो क्या है 100% और ऊपर वाला 100% में से जितना भी मान है वो ऊपर हो चुका है इस प्रकार से। तो यदि मैं 50% की बात करता हूँ, 50% का मतलब ये है कि यदि मैं अंश को डबल कर दूं या 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा हर आ जाएगा, जितना वैल्यू थी पूरा का पूरा 100% आ जाएगा, क्योंकि हाफ है ये, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर भी ऐसा ही करने वाले ऑप्शन के अंदर सबको 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
दो दो को यानी कि डबल करेंगे। डबल का मतलब है कि जो ऊपर वैल्यू दे रखी है आपको, यदि वो हाफ से कम है तो वो हर जो कि 100% है उससे कम रहेगा, और यदि 2 से मल्टीप्लाई या डबल करने पर वो हर से ज़्यादा मान आ जाता है तो वो हाफ से वैल्यू उसकी ज़्यादा है। इसलिए क्योंकि देखो जैसे यहाँ पर हाफ है 1/2 में, तो इसको यदि मैं डबल करता हूँ, एक को क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 किसके बराबर आ रहा है, हर के बराबर, 100% के बराबर आ रहा है अंश का मान, ठीक है। अब यदि यहाँ पर पहले से ऊपर ज़्यादा होता तो मान थोड़ा हर की बजाय ज़्यादा आता, और यदि कम होता तो हर से कम आता। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि हाफ से कम कौन सा होगा। तो मैं देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ से भी 2 से, यहाँ पर भी 2 से, यहाँ पर भी 2 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 22 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 30 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। तो देखो 16 15 से बड़ा है, ठीक है। तो जो डबल किया हमने, यानी कुछ ज्यादा था तभी तो ज्यादा आया। यदि हाफ होता तो पूरा पूरा 15 आता, और हाफ से कम होता तो फिर 15 से कम आता। तो ये हमारा ऑप्शन कट गया क्योंकि हमें हाफ से कम देखना है। ये भी आपका कट गया क्योंकि जो पूरा है 100% 21 के बराबर है, जबकि हमारा मान 22 के बराबर आ रहा है। तीसरे ऑप्शन में देखोगे तो 30 आ रहा है, 100% आपका 31 है, यानी कि हाफ से कम आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया, और चौथा ऑप्शन भी आपका कट चुका है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 34 की बात करते हैं। एक विद्यालय में कक्षा 5, 6 और 7 में क्रमशः 360, 520 और 280 छात्र हैं। इन छात्रों को एक यात्रा पर ले जाने के लिए बसों को किराए पर लेना है। यदि प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक बस में एक ही कक्षा के छात्र हो, तो प्रत्येक बस में बैठ सकने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से कहे आपको कि हर बस के अंदर अलग अलग छात्र होने चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है। यानी कि हर कक्षा के छात्र ऐसे एक बस में मैच नहीं होने, मिक्स नहीं होने चाहिए। अलग अलग बस में अलग अलग छात्र रहने चाहिए। मैक्सिमम कितने छात्र बिठा सकते हैं हम, यदि सभी बसों में समान समान छात्र बिठाएं। तो इस प्रकार के सवालों में हम एचसीएफ लेते हैं। इनका एचसीएफ लेंगे किसका, एक तो 360, 520 और 280, इन तीनों संख्याओं का आपको एचसीएफ लेना है, वही आपका आंसर होगा। एचसीएफ का मतलब कॉमन, कॉमन कितना आ रहा है पहले में से, देखो तीनों में 0 आ रही है तो मैं 10 कॉमन ले लेता हूं। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पर 36 बच गया, यहाँ पर 52 बच गया, यहाँ पर 28 बच गया, और क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 और कॉमन ले लिया। तो 4 और कॉमन ले लिया तो अब कितना बचा, यहाँ पर 9 बच गया, यहाँ पर 4 से 13 हो गया, यहाँ पर 4 से 7 हो गया। अब कुछ को और कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता। तो टोटल कितना कॉमन आया, हम कहा 40। यही आपका एचसीएफ है और यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर सवाल की तरफ। रेणु के प्राप्तांक गलती से 9 की बजाय 9 के स्थान पर 99 के रूप में अंकित हो गए। इस गलती के कारण कक्षा के औसत प्राप्तांक वास्तविक औसत से इतना अधिक हो गए, कितना, 2.25 अधिक हो गए। कक्षा में छात्रों की संख्या बतानी है। देखो एक्चुअल प्राप्तांक तो रेणु के 9 थे, मगर गलती से 99 नोट कर लिए गए, और इस प्रकार से सबका औसत 2.25 बढ़ गया। तो इतना कम करना पड़ेगा। टोटल कितना बढ़ गया, 9 थे, 99 हो गया है, तो 90 बढ़ गया है कुल टोटल। प्रत्येक का कितना बढ़ा, 2.25 बढ़ा। तो इस प्रकार से आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे या नंबर ऑफ छात्र आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। अब 25 से काटोगे तो ये 9 बार जाएगा, और 25 से काटोगे तो ये 4 बार जाएगा। 9 से ये आपका 10 बार जाएगा, 40 आ जाएगा। टोटल छात्र 40, ऑप्शन नंबर 3 हो गया है। सवाल नंबर 41। 36 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार धात्विक शीट से 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वर्ताकार प्लेटों को काट कर निकाला जाता है। इस प्रकार से 3 गोले, देखो एक आयताकार शीट थी, फिर यहाँ से 3 गोले काटे गए हैं, कहीं से भी काट लो। अब बची हुई सीट को वापस से एक सीट के रूप में ढाला गया वर्ग के आकार में। उस सीट की आपको भुजा बतानी है।
तो सबसे पहले देखो हम पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कितना होता है। तो ये हो जाएगा आपका आयत का क्षेत्रफल 36 × 16। 16 को मल्टीप्लाई करोगे 80, 96 का 6, 9 आई हासिल और 16 × 48 और 48 और ये आपका हो जाएगा 57। कुल टोटल क्षेत्रफल इतना है। अब 3 गोलों का क्षेत्रफल निकाल लो, 3 वर्ग का क्षेत्र, ये कितना हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, तीनों का निकाल लो। तो एक हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 6, 6 × 36 कर देंगे। दूसरा है पाई इंटू 16, तीसरा आपका हो जाएगा पाई इंटू 4। पाई तीनों में से कॉमन आ जाएगा, मैं उसको लिख देता हूँ 7, 22/7 और बाकियों को आप जोड़ते हो तो 36, 40 और ये आपका 56 हो जाएगा। 7 से काटोगे तो 8 आएगा, 8 दूनी 16, 16 176 इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। तो बचा हुआ क्षेत्रफल कितना है, बचा हुआ क्षेत्रफल ये आपका 576 में से आपको माइनस करना है 176 इस प्रकार से, जो कि आपका 400 बचेगा। अब ये जो 400 क्षेत्रफल बचा है इसको हमें एक वर्गाकार सीट बनाई हमने, ठीक है। इस सीट का क्षेत्रफल, ये वर्गाकार सीट है, इसका क्षेत्रफल वापस से बनाते हैं। इसकी प्रत्येक भुजा हमने मान ली कि ए है और इसका क्षेत्रफल कितना हो गया है 400। तो देखो भुजा कितनी हो जाएगी, हम जानते हैं कि क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का मान आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 46 की बात करें, सबसे पहले आप पॉइंट को मत ध्यान रखिए। 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 होता है, ये 2 आ गया। 7 49 का अंडर रूट कितना होता है 7 होता है, इस प्रकार से ले लिया हमने। ये आपका यहाँ पर है 0.3 और 9 का अंडर रूट कितना होता है 3 होता है। अब देखो यहाँ पर 2 स्थान के बाद है तो अंडर रूट से बाहर आएगी तो केवल 1 स्थान के बाद पॉइंट बचेगा। यहाँ पर 4 के बाद है तो हाफ कर दो, हाफ का मतलब 2 के बाद लग जाएगा और यहाँ से हाफ करोगे तो 1 के बाद हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आ चुका है। अब ये आपका एक तो बचा है 0.5, यहाँ से आ जाएगा 0.14 और यहाँ से हो जाएगा 0.09, इतना आ जाएगा। तो ये आपका हो चुका है 0.64 माइनस 0.09। 64 में से यदि 9 घटाते हैं तो कितना आता है, ये आपका 5 बचेगा, एक यहाँ सल फिर 5, तो ये आपका आ जाएगा 0.55। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 49 की बात करें, ए किसी वस्तु को 12,300 में खरीदता है, फिर 200 रुपये उस पर भाड़ा खर्च करता है और इस वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेच देता है। बी इसको सी को बेच देता है 6% के लाभ पर। सी उस वस्तु पर अपने क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है और किसी ग्राहक को 10% की छूट पर बेच देता है। तो सी द्वारा अर्जित लाभ, तो सी का लाभ बताना है हमें। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, देखो ए इतने में खरीदता है, इतना भाड़ा लगाता है, तो कुल ए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये 12,500 हो जाएगा, क्योंकि 200 भी आप इसके अंदर जोड़ोगे। ये हो गया है। अब देखो, अब ए ने क्या किया, इसको बी को बेच दिया, कितने पे 10% के लाभ पर, तो हम कहेंगे कि 11/10 हो गया। ठीक है, कि 10 एक्चुअल वैल्यू है, 11 में बेच दिया है। इसी प्रकार से बी ने इसको सी को 6% लाभ पर बेच दिया, तो हम कहेंगे 106/100 इसमें बेच दिया है। अब जितना भी मान आया है उस पर, उतने में सी ने खरीदा है और उस पर
2,915 रुपये और खर्च किए हैं, 2,915 रुपये और खर्च किए हैं, और फिर 10% की छूट पर बेच देता है, तो अर्जित लाभ। तो सबसे पहले तो इसको कैलकुलेट करो आप, डबल जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। अब देखो यहाँ पर है 125, 11 आपको जल्दी से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 125 को 106 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर थोड़ा सा और काट लेते हैं इसको। 5 से काटोगे तो 25 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 से काटोगे तो 53 आ जाएगा। तो अब 25 को हमें 53 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 53 इंटू 25 करोगे तो 25 3 75, 5 7 125, और 7 कितना हो जाएगा 132, इतना आ जाएगा। इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 7 5 4 1 इतना आ जाएगा। तो इतनी वैल्यू आ गई इसकी 14,575, प्लस में आपका है 2,915। तो कुल टोटल उसने खरीदा है 14,575, इतने उसने अधिक अंकित किए 2,915, और बेचता कितने में है? अब इन दोनों को जोड़ लो, 5 और 5 10, और 8 और 1 9 हो जाएगा, और उसके बाद में 5 और ये आपका 14 हो जाएगा, 6 और 1 7, इतना हो जाएगा। इतने में वो बेचता है, इतने में वो बेचता है। इतना अधिक हो चुका है। अब इस पर 10% की छूट पर बेचता है। तो पूछा गया है कि किसी ग्राहक को 10% की छूट पर बेचने के बाद में उसका लाभ कितना होगा। तो सबसे पहले आप छूट निकाल लो, छूट निकाल लो। तो ये जो वैल्यू आई है 4,000, इसका 10% निकालो आप। 10% छूट पर बेचता है तो इसका 10% कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है, ये 100% के बराबर है, तो 10% इसका हो जाएगा 17,49 हो जाएगा। तो लाभ कितना हो जाएगा? कुल टोटल उसने कितना अधिक अंकित किया? 2,915 उसने अधिक अंकित किया, और इसमें से आप छूट को घटा दो, क्योंकि 14,575 में तो उसने खरीदा है, फिर इतना अधिक अंकित किया है, ठीक है। इसमें से अब जितनी छूट दे देगा वो तो छूट हो गई, और बाकी बचा हुआ उसका लाभ हो गया। 17,49 उसने छूट दे दिया जितना अधिक अंकित किया उसमें से। तो यहाँ पर 6 और ये 5 बचा, तो यहाँ पर फिर 6, यहाँ पर आपका 1 1 16 66 इस प्रकार से आ जाएगा। कौन सा नंबर होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस प्रकार से। सवाल नंबर 50 की बात करते हैं। यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले ऑप्शन को ले लो आप, इसका वर्ग करो, कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। अब इसका 5 से मल्टीप्लाई करो तो 40 आ जाएगा। उसमें 6 जोड़ने पे क्या दोनों बराबर आते हैं? नहीं आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन कट गया। दूसरे को लोगे 81 आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे 45 प्लस 6 क्या बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहा, तो ये भी कट गया। तीसरा लोगे ये 36 आ जाएगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 30 और 6 36 बराबर आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चौथा भी इसी प्रकार से नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो गया है। और यदि आप बेसिक से जाते हो तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, वहां पर आपके पास क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी। तो उस प्रकार कैसे होगा? हमने माना संख्या को x, तो ये आपका x² हो जाएगी, इधर 5x प्लस 6 इस प्रकार से हो जाएगा। तो x² माइनस 5x माइनस 6 बराबर आपका 0 हो जाएगा। अब आप इसको टुकड़े करते हो तो एक तो आपका 6x प्लस x माइनस 6, x कॉमन लोगे, x माइनस 6 प्लस x माइनस 6 इस प्रकार से। तो देखो एक तो हो गया x माइनस 6, एक x प्लस 1 बराबर 0। यदि आप x प्लस 1 बराबर 0 रखते हो तो यहाँ से तो नेगेटिव मान आएगा, तो ये कट गया, केवल x माइनस 6 बराबर 0 होगा, और यहाँ से आपका मान आ जाएगा 6, x बराबर 6। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। सवाल नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। निश्चित धनराशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर
एक वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना 8 मासिक यानी 8 महीनों के आधार पर गणना हमें करनी है। यदि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखो 8 महीनों के आधार पर निकालना है। एक वर्ष 4 माह टोटल राशि निवेशित की गई है, तो ये टोटल कितने महीने हो जाते हैं? 16 महीने हो जाते हैं। यदि महीनों में चेंज करोगे तो टोटल 16 महीने हो जाएंगे। 8 महीने पर एक बार काउंट किया जाएगा, फिर अगले 8 महीनों पे काउंट किया जाएगा, इस प्रकार से चलेगा। 8 महीनों पे काउंट किया जाएगा, तो अवधि हो गई आपकी 8 महीनों की। तो टोटल 16 महीनों के अंदर 8 महीनों की कितनी अवधि हो जाएगी? 2 अवधि हो जाएगी। एक चीज तो हमें ये पता चल चुकी है। अब हमें दर जो दे रखी है 12 महीनों की दे रखी है, 1 साल की दे रखी है, तो हम कहेंगे 12 महीनों की दे रखी है, हमें 8 महीनों की दर निकालनी पड़ेगी। तो आप करोगे कि 12 महीनों के लिए दर कितनी है? 18%। एक महीने के लिए दर कितनी हो जाएगी? 18% बट्टे 12। तो 8 महीने के लिए कितनी हो जाएगी? 18% 12 बट्टे इंटू 8, इस प्रकार से। तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 से 6 आ जाएगा, ये आपका कितना आ गया? 12। तो दर परसेंट में कितनी आ गई आपके 8 महीनों के लिए? 12 आ गई है। 1 साल के लिए, 1 साल के लिए क्या, 8 महीनों के लिए, 8 महीनों की अवधि के लिए आपकी दर कितनी आ गई है? 12। ठीक है, ये हो गया है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमें इस प्रकार की 2 अवधि दे रखी है 8-8 महीनों की, क्योंकि टोटल 16 महीनों के लिए निकालना है। तो ब्याज को कंपाउंड कर देते हैं। कंपाउंड ब्याज इसके लिए 2 अवधि के लिए कितना हो जाएगा? हम इस प्रकार से करेंगे 12 + 12, 12 इंटू 12 144 बटे 100। तो ये आपका आ जाएगा 25.44। इतना परसेंट आ चुका है कंपाउंड ब्याज दो अवधि का। बस अब आपको क्या करना है, आपको ब्याज दे रखा है, आपको निवेशित राशि निकालनी है। तो हम कहेंगे निवेशित राशि यदि मेरी x है तो x का 25.44% है, वही आपका 3816 है। सिंपल क्वेश्चन बन गया आपका, इतना परसेंट निकालना है इसका। तो x का मान आप निकाल सकते हो 3816 बट्टे 25.44 इंटू 100। अब ये यदि पॉइंट हटाते हो तो ऊपर एक और 100 आ जाएगा। अब आप चाहे डिजिट सम लगाओ और चाहे आप कैलकुलेशन करो। सबसे पहले नीचे चेक कर लेते हैं क्या 3 बन रहा है या 9 बन रहा है। तो देखो ये 5 और 4 9, इनको हटा दो, बाकी 6 बचा, यानी कि एक बार 3 से काटना पड़ेगा। 3 से काटोगे तो ये 8 बार कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 8 24, इतना हो जाएगा। ऊपर भी काटना पड़ेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 दूनी 6, इतना आ जाएगा। अब देखो हम डिजिट सम मेथड लगाते हैं। नीचे कितना है? 8 4, तो 8 और 4 12, 12 और 8 20, यानी कि नीचे 2 आ गए। ऊपर बात करें तो 1 2 7, ये आपका 9 हो गया, इसको हटा दो, बाकी 3 बचा, इतना आ गया। अब नीचे से 2 हटाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो नीचे आपका 1 बन गया, ऊपर कितना हो गया? 15, 15 का मतलब 6। तो ये डिजिट सम से आ गया। अब आपको चेक करना है किससे आ रहा है। पहले ऑप्शन में देखेंगे तो ये आपका आ गया 12 और 1 13, 13 का मतलब 4। ये आपका 10 और 1 11 का मतलब 2, ये 15 का मतलब 6। ये आपका आ गया है 5 और 5 10 और 8 18, 18 का मतलब 9। तो कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर आपको 6 देख रहे हैं। तो ये हो गया। नहीं तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको आप 2 से काटोगे, ऊपर 3 से काटोगे तो 3/2 आ जाएगा, इस प्रकार से। सवाल नंबर 56 की बात करते हैं। जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 7800 की धनराशि x% वार्षिक दर से 2 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है। अब देखो ये जो सवाल है आपको छोड़ने वाला सवाल है, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है कि एक सवाल की बजाय 3-3 सवाल को हम सॉल्व करें। इसमें 3 सवाल आपको दे रखे हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर दे रखा है आपको 7800 की धनराशि 2 साल में 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। ठीक है, तो 2 वर्ष में टोटल कितने महीने होते हैं? 24 माह होते हैं।
24 का मतलब 8-8 महीनों की कितनी अवधि हो गई? टोटल 3 अवधि हो गई। 8-8 महीनों की 3 अवधि होगी। तो पहला सवाल है आपको 3 अवधि के लिए मूलधन और मिश्रधन दे रखा है, वहां से दर काउंट करनी है। फिर दर आपकी 8 मासिक आएगी, उसको वार्षिक चेंज करना है। फिर वार्षिक चेंज करके आपको अर्धवार्षिक चेंज करना है, और फिर आपको तीसरा सवाल सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से 3 सवाल है। तो सबसे पहला सवाल सॉल्व करते हैं। अब आपको देखो दर निकालनी है। पहले सवाल दर के लिए मैंने, यदि दर नहीं दी गई है तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आपको मूलधन और मिश्रधन दिया है उसको आप जितना सॉल्व हो सकता है उतना कीजिए, अनुपात के रूप में 3:1 इस प्रकार से। देखो तीन तीन अवधि के लिए लगा है ये, तो आपका कहीं ना कहीं क्यूब बन जाएगा। अब आप इसको काटने का कोशिश कीजिए। 78 जब भी मैंने देखा तो मुझे पता चला कि 13 का भाग, तो 13 एक ही बार आया है, तो 13 को हटाना पड़ेगा इसको क्यूब बनाने के लिए। तो इसमें 13 का भाग, यदि आप सबसे पहले तो इस पॉइंट को हटाओ, पॉइंट को हटाओगे तो इधर आपकी 2 जीरो लग जाएगी, फिर 1 जीरो से कट गई। ठीक है, अब इतना बचा है आपके पास, इतना बचा है। अब देखो, आप इसको 13 से यदि भाग देते हो तो ये आपका 6000 हो जाता है। इधर 13 से दोगे तो 13 7 91 आ जाएगा, 91 आ जाएगा। फिर आपका 1 बचेगा, 2 128 बटेगा। फिर आपका 9 बार जाएगा, 128 में 117 गया तो कितना बचा? 1 1 और एक और 1। अब ये आपका 8 बार जाएगा, 8 बार 104, कितना बच गया? यहाँ से 7 बच गया, 8 बच गया। आपके पास 6 बार जाएगा, 6 का भाग 2, तो यहाँ पर आपके पास 1000 बन जाएगा। यहाँ पर 1331 इस प्रकार से आ जाएगा। तो अब ये देखो 1331 किसका क्यूब होता है? तो हम कहेंगे 11 का क्यूब होता है। और 1000 का क्यूब होता है 10 का क्यूब होता है। तो 1 साल की बात करते हैं तो राशि 10 से कितनी हो गई? 11। तो ब्याज कितना आया? 1। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 1 किस पे आया? 10 पर आया। अब निकालोगे, या आपको पता होना चाहिए कि ये किसके बराबर होगा? 10%। तो पहला सवाल हमने सॉल्व कर लिया है, x का मान निकाल दिया है। कितना परसेंट है? 10%। ठीक है, 8 महीनों के लिए दर कितनी लगी है? 10%। अब हमें ये वार्षिक करनी पड़ेगी, अगले सवाल में वार्षिक करनी पड़ेगी। तो एक सवाल हमने कंप्लीट कर दिया। सवाल नंबर 2 की तरफ, 8 महीनों की दर आपकी कितनी है? 10% है। 1 महीने की कितनी हो जाएगी? 10% बट्टे 8। 12 महीना यानी कि 1 साल की दर कितनी हो जाएगी? 10/8 इंटू 12। क्या आप ऐसा सवाल एग्जाम में करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा सवाल आपको कभी नहीं करना है जब तक आपके पास लास्ट में टाइम नहीं बचे। तो यहाँ से आपकी दर कितनी आ गई है? 15% आ गई है दर। ठीक है, अब उसने क्या कहा है ये देखो, समान धनराशि पर x + 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? x + 5% से, तो x की जगह आप 15 रखोगे +5, तो यह आपका दर हो चुका है 20%। अब आपकी नई दर जो है 1 साल के लिए 20% है। अब अगला सवाल स्टार्ट होता है, उसमें वो कह रहा है कि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है गणना। तो समान धनराशि पर x + 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है, अब देखो गणना हमें करनी है अर्धवार्षिक आधार पर। दर कितनी आ गई है? 20 आ गई है। ठीक है, तो अर्धवार्षिक आधार पर क्या हो जाएगी? अर्धवार्षिक आधार पर दर को आप आधी कर देते हो, वर्ष आपके डबल हो जाएंगे, यानी अवधि आपकी 2 अवधि हो गई है। अब आपको 1 वर्ष का ब्याज बताना है, 1 वर्ष का ब्याज बताना है उसी राशि पर। तो देखो हम दर को कंपाउंड कर लेते हैं, 10 + 10, 10 × 10 100/100 इस प्रकार से ये आपका 21% आ जाएगी। तो ब्याज कितना हो जाएगा? राशि थी 7800, इसका डायरेक्ट 21% निकाल दो। अब आप 21 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16, और 7 से करोगे
तो 147 और 16 और जोड़ दो इसमें, 13, 5 और 1 6, 163, 163 इतना आ जाएगा। इतना आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये 3 सवालों का मिश्रण है। आप इसको तोड़ तोड़ कर प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। PQRS केंद्र O वाले एक वर्त में स्थित एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। अब देखो ये Q कोण उसने कितना दे रखा है आपको, 11 अनुपात दे रखा है। ये कोण आपको 7 अनुपात दे रखा है। अब देखो आप जानते हो कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो इन दोनों को यदि आप आमने सामने के कोण है इनको जोड़ोगे तो 18 आ जाएगा। 18 किसके बराबर, 180 के बराबर। तो एक किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर। तो ये 70 हो जाएगा और ये कोण आपका 110 के बराबर हो जाएगा। एक चीज तो ये 70 हो गया, ये 110 के बराबर हो गया। अब वो आगे कह रहा है PQ बराबर है QR की, यानी कि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। अब हम इस प्रकार से इनको मिलाते हैं, ठीक है। ये 110 है, ये एक त्रिभुज बन गया। इसके अंदर बाकी बचे कोणों का योग कितना होगा, 70, और दोनों भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर बराबर होंगे, तो ये भी 35 हो जाएगा और ये कोण भी आपका 35 हो जाएगा। इस प्रकार से अब देखो उसने पूछा है कि O वर्त का केंद्र है तो कोण OPQ कितना होगा। तो O कोई बिंदु है, यहां पर भी हो सकता है, एक मिनट, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। देखो हम वापस से एक चित्र बना लेते हैं। अब इसके अंदर इसी प्रकार से मान लिया कि यहां पर O वर्त, ये आपका क्या है, O हो गया है। ये आपका क्या है, Q है। ये क्या है आपका, P है। ये क्या है आपका, R है। तो देखो यदि मैं इस लाइन को हटा दूं, इस लाइन को भी हटा दूं इस प्रकार से, तो ये कोण आपका क्या है, 35। किस पर, परिधि पर बना हुआ कोण। ये O कोण आपसे पूछा गया है, ये कहां पर है, केंद्र पर बना कोण। देखो एक ही जीवा के सिरों के द्वारा परिधि पर बना कोण है, ये केंद्र पर बना कोण है। तो केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का डबल होगा। तो ये कोण आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 हो जाएगा, ठीक है, 70 हो गया। उसने कौन सा कोण पूछा है, OPQ, ये वाला कोण पूछा है। ये 70 है, ये भी आपकी त्रिज्या है, ये भी आपकी त्रिज्या है, दोनों बराबर है। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। टोटल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 70 इसमें से आप घटा दोगे तो बचे हुए कोणों का योग 110 है। दोनों कोण बराबर है तो ये भी हमारा 55 हो जाएगा और ये कोण भी हमारा 55 हो जाएगा। तो कोण का मान कितना हो गया है, OPQ का 55। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 59 की बात करते हैं। अब देखो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, ये सबसे पहले जैसे यहाँ पर 3 है, इस 81 को भी मैं 3 में तोड़ने की कोशिश करता हूँ, फिर आगे देखेंगे जो होगा। तो 81 को 3 के रूप में कैसे लिखोगे आप, 3 की पावर 4 लिख दो, यही होता है 81 के बराबर। इधर 3 की पावर इस प्रकार से। अब देखो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 64 बच गया। इधर 3 की पावर 0.36 हो जाएगा। तो ये पावर अब जुड़ जाएगी क्योंकि बेस समान है, तो ऊपर आपका कितना हो जाएगा, 1.00, या हम कह देंगे 3 की पावर 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया। सवाल नंबर 63। किसी संख्या का 1/8 42 के आधे से 12 कम है। संख्या मान लिया x का 1/8 42 से 12 कम है। 42 का आधा करो, 21, 21, इस प्रकार से। तो x/8 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
तो x का मान कितना आ गया, 72 आ गया, यानी वो संख्या कितनी आ गई, 72 आ गई। उस संख्या का चौथाई पूछा गया है, यानी 72 को आप 4 से भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 36, 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन 64, एक व्यक्ति शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। धारा की चाल 5/6 मीटर पर सेकंड है। धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा। तो देखो, ये जो चाल आपकी दे रखी है शांत जल के अंदर 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ये चाल आपकी मीटर पर सेकंड के अंदर है, तो इसको भी आप किलोमीटर प्रति सेकंड के अंदर चेंज कर लो। इसके लिए हम क्या करेंगे, 5/6 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 18 3 बार चला जाएगा, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल आपकी आ चुकी है। तो अब हम कहेंगे कि देखो, आपके पास मान लिया कि शांत जल में चाल है व्यक्ति की x और धारा की चाल y है। अनुकूल चाल आपकी हो जाएगी x+y और प्रतिकूल चाल यानी धारा के विपरीत दिशा में x-y हो जाएगी। तो आपको ये दे रखा है 3 क्या, ये तो आपकी है 11, ये आपका हो चुका है 3, दोनों का योग करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा, और दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो धारा के विपरीत दिशा के अंदर चाल कितनी हो चुकी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है। दूरी कितनी है, 36 है, तो हम समय निकाल सकते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी आपकी 36 दे रखी है और चाल आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो काटोगे आप कितना बार जाएगा, 8 चौक 32 आ जाएगा। उसके बाद में 4 1/2 और आ जाएगा, 4 सही 1/2, या फिर हम लिख सकते हैं 4 घंटे 4 आवर और 30 मिनट, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 65, के का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसे 6 अंकों वाली संख्या इस प्रकार से में के स्थान पर रखने से यह संख्या 6 से विभाज्य हो। कोई भी संख्या यदि 6 से विभाज्य, इसका मतलब वो 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। ये 2 है, 2 का मतलब संख्या सम होनी चाहिए। तो के स्थान पर क्या क्या आ सकता है, एक आपका 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है। और 3 से विभाज्य का रूल ये है कि सभी अंकों के योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो, सब भाई अंकों को आप जोड़ो, 2 और 4 कितना हो गया, 6, 3 9 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा, 2 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो के स्थान पर क्या रख सकते हैं, अधिकतम मान लेना है के का। आप 8 रखो सबसे पहले, 12 में 8 जोड़ो के 20, 3 से विभाजित नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन कट चुका है। 6 रखोगे तो 12 और 6 18 होते हैं, और 18 3 से विभाज्य है, इसलिए के स्थान पर हम कितना रखेंगे, 6 रख देंगे। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 68 की बात करते हैं। जब 11, 15, 20 और 30 में से प्रत्येक में से के को घटाया जाता है तो इस प्रकार से संख्या समान अनुपात में होती है। अब हमें 2k+2 और 3k² के बीच का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, कहने का मतलब है कि यदि हम इस प्रकार से लिखें 11/15 और 20/30, और इन प्रत्येक में से यदि के घटाते हैं तो ये आपका समान अनुपात में बन जाते हैं। अभी तक समान अनुपात में नहीं है, घटाने पे बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, 11 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, 20 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को घटा देना है। सबसे पहला काम तो हमें ये करना है, ये आ जाएगा आपका 330, ये आपका हो जाएगा 300 और दोनों को घटा दिया है। उसके बाद में आपको 15 में से ये घटाना है 11, और यहाँ पर 30 में से 20 घटाओगे, ये आपका 10 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब ये जो 4 और 10 आए हैं इनको भी आप घटा दो, 4 और 10, तो एक तो आपका 10 आया, एक 4 आया, इनको भी घटा दो आप। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये 6 बराबर है 30 के, या 6 के कह सकते हो, यहाँ पर आप के ले सकते हो कि 6 के बराबर है 30 के।
तो k बराबर हो जाएगा 5 के। इस प्रकार का मेथड है आप जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। नहीं तो आप यदि माइनस के करके करोगे तो आप द्विघात समीकरण में फंस सकते हो। तो इस प्रकार से कीजिए आप। तो k का मान कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। अब ये आप यहाँ पर रख दो, हमें इनका मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती क्या होता है, सबसे पहले तो इन दोनों की वैल्यू निकाल देते हैं। k का मान आप 5 रखोगे तो ये 10 + 2 12 हो जाएगा, और यहाँ पर k रखोगे 5 5 25 और 3 75 हो जाएगा। इस प्रकार से अभी यदि इनका आपको मध्यानुपाती निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है √12 इंटू दोनों संख्याओं का गुणनफल √ के अंदर। अब देखो 75 को मैं तोड़ता हूँ, 75 को तोड़ा 3, देखो 12 इंटू 3 इंटू 25, इस प्रकार से तोड़ दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ 36 इंटू 25। अब आप जानते हो 36 का √ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 25 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 30 आ चुका है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 74, किसी निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 3 सही 1/3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज समान धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5.5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से इतना कम है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको 15% पर वार्षिक दिया गया है और इतने साल का साधारण ब्याज की बात चल रही है, तो हम कुल टोटल प्रतिशत निकाल लेते हैं। 3.5 साल का कितना हो जाएगा, आप क्या कीजिए, सिंपली 15 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 को आप यदि 9 11 10/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 3 5 50 आ जाएगा। तो ये आपका कुल टोटल दर आ चुकी है, कितने, 3.5 साल का कुल टोटल परसेंटेज आ चुका है। इसी प्रकार से धनराशि पर 12% वार्षिक से 5.5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, तो यहाँ पर भी आप निकाल सकते हो कि 12 इंटू 11/2, 2 से काटोगे तो 6 66 हो जाएगा। ये आपकी इसके लिए आ चुकी। अब 66 में से यदि 50 को घटाते हैं तो कितना आता है, 16 अंतर आता है। तो 16% आपका किसके बराबर है, 1840 के बराबर है। 1% आपका कितने के बराबर हो जाएगा, 16 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा सबसे पहले, उसके बाद में फिर वापस से एक बार जाएगा 16, और फिर आपका 8 0, तो ये आपका 5 बार 115 आ चुका है। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 2 0 और लगा दो, इतना आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो गया है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 76, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन कितना होगा। देखो गोला अर्ध है, अर्धगोले में देखो आयतन पूछा गया, इस प्रकार से अर्धगोला है। पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ होता है। आधे गोले का कितना हो जाएगा, आप इसको 2 से भाग दोगे तो आपका आधा हो जाएगा, यानी 2/3 πr³ हो जाएगा। त्रिज्या कितनी है, 3 है, तो 2/3 इसको हम लिख लेते हैं 22/π का तो पाई रखना है, और r की क्यूब है, यानी कि 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 से भाग दोगे तो ये 9 आ जाएगा, 18π आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 79 की बात करते हैं। यदि किसी घन के मुख्य विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो घन इस प्रकार से होता है, अब देखो यदि मैं इनको मिला दूं तो ये मुख्य घन हो गया, या फिर इन दोनों को मिलाने से भी मुख्य घन बन जाएगा। तो जो मुख्य घन की लंबाई होती है, यदि भुजा की लंबाई a दे रखी है तो मुख्य घन की लंबाई क्या होती है, या मुख्य घन क्या, मुख्य विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, a√3a, √3a ये हो जाएगी। देखो मुख्य विकर्ण की लंबाई आपको 12 दे रखी है, यानी कि यहाँ हम 12 रख देते हैं, यहाँ √3, यहाँ पर a रहेगा। तो भुजा की लंबाई यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/√3 इतनी आ जाएगी। तो घन की भुजा हमारे पास आ चुकी है इतनी। आयतन निकालना है हमें, तो आयतन किसके बराबर होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो आप क्या करोगे, 12/3
12/√3, 12/√3, इस प्रकार 3 बार लिख दो, 12/√3, 3 बार लिख दिया। अब देखो 2√3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो मैं लिख देता हूँ नीचे 12, ये एक और 12 है, एक तो नीचे 3 बन गया। दूसरे के लिए हम क्या करते हैं कि √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी, क्योंकि √3 को हम नीचे से हमेशा गायब करने का रखते हैं। तो एक बार और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो वो भी 3 बन गया और ऊपर √3 आ गया। अब 3 से इसको काटोगे तो 4 बार जाएगा, 3 से एक और करोगे तो 4 बार जाएगा। ये आपका 4 और 4 16 हो गया है, और 16 12 कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। और साथ में आपका कितना है, √3 है, 192 √3, इस प्रकार से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, 2 आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। किसी चट्टान पर बैठा एक प्रेक्षक किसी नाव को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अवनमन कोण पर देख रहा है, इसका मतलब ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। देखो ये चट्टान हो गई, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ ऊपर से वो नीचे की ओर देख रहा है, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, ठीक है, जो कि समान चाल से तट पर प्रेक्षक के ठीक नीचे स्थित किसी बिंदु की ओर आ रही है, यानी कि ये इस डायरेक्शन के अंदर आ रही है। 10 मिनट बाद नाव 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाती है, यानी कि 10 मिनट बाद कहीं यहाँ पर पहुंच जाती है नाव, इस प्रकार से चलते हुए। नाव द्वारा तट तट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो ये जो नाव है उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये तट हो गया, तो यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये पूछा गया है। यहाँ तक का समय 10 दे रखा है आपको, यहाँ से यहाँ तक का समय आपको दे रखा है 10, ये आपको समय दे रखा है। चलो अब बात करते हैं, ये कोण आपका है 30 डिग्री का दे रखा है, ये कोण आपका 60 डिग्री का दे रखा है। सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज की बात करेंगे हम। ये यदि 60 डिग्री का कोण है तो ये आपका 30 डिग्री का कोण होगा। 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 अनुपात में है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 के अनुपात में मिलेगी आपको। अब बड़े वाले त्रिभुज पे आ जाओ, बड़े वाले त्रिभुज पे आ जाओ, इतनी भुजा 1 अनुपात में दे रखी है आपको। तो देखो अब आप है ना छोटे वाले को छोड़ दो, बड़े वाले की बात करो। तो मैं देखो एक बार छोटे वाले त्रिभुज को यदि हटा भी दूं इस प्रकार से, अब आपके पास ये बचा। तो देखो ये कोण 30 डिग्री का है, तो मैं कहूँगा ये कोण मेरा 60 डिग्री का हो गया है। ये भुजा √3 है, ठीक है, 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 अनुपात में होती है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 के अनुपात में होती है। ये पहले से 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। पूरी की पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है। अब इतनी भुजा 1 है, इतनी पूरी की पूरी 3 है, तो बची हुई भुजा कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई है, 2 अनुपात हो गई है। अब पूरी की पूरी, अब वो कह रहा है कि देखो ये 2 जो लंबाई है, 2 अनुपात लंबाई चलने में उसको कितना समय लग रहा है, 2 अनुपात में उसको लग रहा है 10 मिनट का समय लग रहा है। तो 1 और मिनट, यानी कि टोटल 3 मिनट, 3 अनुपात दूरी चलने में कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे कि 15 मिनट का समय लग जाएगा, क्योंकि 2 अनुपात में 10 मिनट लग रहा है, 1 अनुपात में 5 मिनट लग रहा है, तो 3 अनुपात में 15 मिनट लगेगा। तो इस प्रकार से 15 मिनट आपका हो जाएगा, क्योंकि चाल तो बराबर है। यदि चाल बराबर है तो जिस अनुपात में दूरी होगी उसी अनुपात में समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 हो गया, 15 मिनट। सवाल नंबर 93, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई निकालनी है तो हम लंबाई को x मान लेते हैं। लंबाई कितनी अधिक है, 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो यदि लंबाई को x माना है तो ऊंचाई को मुझे 6 कम करना पड़ेगा, इस प्रकार से हो गया। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये बराबर है 108 के। 2 को आप उधर लेके जाओगे तो x(-6) बराबर 216 हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यदि आप इसको सरल करते हो, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे। तो ऑप्शन देखो आपको किस प्रकार से देखना है कि ये 2 संख्याओं का गुणनफल है x और x-6। ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं
जिनके बीच का अंतर 6 हो, ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल है। तो देखो, यदि मैं x की जगह 12 रखता हूँ, x की जगह यदि मैं 12 रखता हूँ, तो x माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6 कम कर दो आप, तो ये 6 हो जाएगा। क्या दोनों का गुणनफल 216 हो सकता है? नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन आपका कट चुका है। दूसरा ऑप्शन 27 है, और 27 में से 6 कम करोगे तो आपका एक 21 आ जाएगा। क्या ये इन दोनों का गुणनफल हो सकता है? एक को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई के स्थान पर आपका 7 आएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता है। यदि आप 9 रखते हो तो ये 9 आएगा और ये 3 हो जाएगा। 9 3 27 होता, नहीं होगा। चौथा ऑप्शन आपका 18 है, तो 18 रखते हो और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 18 12 कितना होता है आपका, 216 होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। सवाल नंबर 99 की बात करते हैं। 30 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति भूतल पर खेल रहे एक बच्चे को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। अवनमन कोण का मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। मीनार के पाद बिंदु और बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये एक मीनार है, ये मीनार के पाद बिंदु और ये मीनार की शीर्ष है। ठीक है, इस प्रकार से ये मीनार का शीर्ष है, ये मीनार का पाद बिंदु है। वो शीर्ष से देख रहा है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, इस प्रकार से। मीनार के पाद बिंदु और बच्चे के बीच की दूरी, यानी कि ये दूरी हमें बतानी है। ये जो नीचे वाली दूरी है इसे हमें बतानी है। तो देखो, ये 30 डिग्री है, ये कोण कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 अनुपात में होती है, 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 के अनुपात में होगी। एक की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, एक की वैल्यू यानी मीनार की ऊंचाई आपको 30 दे रखी है, तो हम कहेंगे 1 अनुपात की वैल्यू हमें 30 मीटर दे रखी है। तो √3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 √3 मीटर, इतना हो जाएगा इसकी दूरी। और यही दूरी हमसे पूछी गई है, जो √3 की लंबाई है उसको पूछा गया है, 30 √3 मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर 101 की बात करते हैं। दो संख्याओं का योग 72 है, उन संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है। ठीक है, दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये 3 है, ये 5 है। ठीक, अंतर कितना है दोनों के बीच का, 2 अनुपात है। अब देखो, योग इनका यदि अनुपात में देखा जाए तो कितना है, 8। 8 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 72 के बराबर दे रखी है। 1 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 9 के बराबर। और हमें 2 की वैल्यू निकालनी है, अंतर की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 1 अनुपात है, लिख देते हैं 1। सवाल नंबर 102, 25 संख्याओं का औसत 48.2 है। यदि पहली 10 संख्याओं का औसत 47 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 49 है, तो 58 और 69 और शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं 25 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपको, 48.2 दे रखा है, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं 25 संख्याओं का औसत कितना है, 48.2 है। 10 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपको, 47 दे रखा है। और लास्ट की जो अंतिम 12 संख्या है उनका औसत आपको कितना दे रखा है, 49 दे रखा है। इस प्रकार से अब देखो, ये 10 संख्या हो गई, ये 12 हो गई, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 22 संख्याएं। बची हुई संख्या कितनी हो गई, 3 संख्याएं हो गई है बीच में, 3 संख्याएं हो गई है बीच की। ठीक है, 3 ये संख्या हो गई, और एक आपकी 58 बची है, एक 69 बची है। इस प्रकार से 3 ये संख्याएं हो गई। अब देखो, ये 10 संख्याएं हैं, इनका औसत 47 है, टोटल के औसत से कितना कम है, 1.2 कम है। ठीक है, एक का 1.2 कम है, तो टोटल 10 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 12 कम हो गया, टोटल 12 कम हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो 12 संख्याओं का औसत 49 है, ये 48.2 है। एक में औसत में कितना अंतर है, 0.8 का अंतर है, 0.8 का अंतर है। कुल टोटल कितना हो गया 12 संख्याओं का, तो इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका 99.6 आ जाएगा। इतना अधिक है, औसत से कुल टोटल इतना अधिक है। अब ये कम है, ये अधिक है,
सभी संख्याओं का, यदि इन तीन संख्याओं की भी बात करें तो जो ये विचलन है -12 9.6, तो ये सारा मिलाकर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर जितना अधिक है 12 में से आप 9.6 घटाओगे तो कितना आएगा, 12 में से 9.6 घटाओगे 10 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 2 और 2.4 आ जाएगा, ये माइनस का 2.4 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो माइनस का 2.4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। यदि ये माइनस का 2.4 है तो हमें इसको 0 बनाने के लिए प्लस का 2.4 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इन तीन संख्याओं में 2.4 ज़्यादा है, 2.4 ज़्यादा है। औसत कितना था इनका, 48.2 था, 48.2 था। कितनी संख्याओं का, तीन संख्याओं का है, तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो कि ये हो गया 6 हो गया, और ये 3 8 24, 12 और 2 14, इतना आ गया। और इसमें ज़्यादा कितना है, 2.4 और जोड़ दो, 2.4 और जोड़ दिया तो ये आपका हो गया 10, और 6 और 1 7 और 1 147 हो चुका है इन तीन संख्याओं का। बची हुई तीन संख्याओं का औसत 147 हो चुका है। औसत क्या, योग हो चुका है बची हुई तीन संख्याओं का 147, ये 147 हो चुका है। और बाकी दो बची हुई संख्या है, एक 58 है, एक 69 है। इन पांचों संख्याओं को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 ये 24 हो जाएगा, 4 2 आई हासिल, ये 6 और 6 12, 12 और 5 17 का 7 इकाई हासिल, कुल टोटल 274 हो जाएगा। अब 274 का आपको औसत निकालना है। कितनी संख्या थी टोटल, 3 ये और 2 ये, 5 संख्याएं। तो औसत के लिए आप 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 5 या 25 आएगा। उसके बाद में 4 बार जाएगा और फिर आपका पॉइंट लगकर 8 बार जाएगा, तो 54.8 इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ये। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 105। ए और बी किसी कार्य को 18,750 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी से 30 दिन में पूरा कर सकता है, और सी की सहायता से तीनों मिलकर 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी उस कार्य के अनुपात में कितना भुगतान किया जाना चाहिए, सी को कितना भुगतान किया जाना चाहिए। देखो, ए काम को कर सकता है 20 दिन में और बी कर सकता है 30 दिन में, और तीनों मिलकर ए बी सी कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में। अब आप इनका एलसीएम लो, तो सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ो जहां तक जिस संख्या में तीनों का भाग चला जाए वहां तक। तो देखो 30 को अपन डबल करते हैं, 30 दूनी 60 होता है, 60 में क्या तीनों का भाग जाएगा, नहीं, 120 में तीनों का भाग चला जाएगा। तो इसको मैंने ले लिया 120, 20 में भाग गया, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 4 बार, और 8 का भाग कितना जाएगा, 8 एकम 8 और 4 5 बार, इस प्रकार से आ चुका है। तो ये क्या आ चुका है, इनकी क्षमता का अनुपात आ चुका है, क्षमता का अनुपात आ चुका है। और जिस अनुपात में इनकी क्षमता है उसी अनुपात में इनको पैसा मिलता है। तो ये ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता कितनी है, 4 है, ये तीनों की मिलाकर है। तो ए प्लस बी की क्षमता इसमें से घटा देते हैं, कितनी है, 10, कुल टोटल 15 है। तो सी की क्षमता आपके पास कितनी आ जाएगी, सी की क्षमता हमारे पास आ जाएगी 5 आ जाएगी, कितनी आ गई, 5। तो अब देखो तीनों को मिलकर कुल पैसा कितना मिला है, 18,750। तो हम कहेंगे कि जो 18,750 है ये किसकी वैल्यू है, 15 की वैल्यू है। हमें निकालनी है केवल सी का, यानी 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 15 की वैल्यू है। काटोगे तो 1:3, 3 से इसको सॉल्व करोगे, 3 6 18 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 0 इतना आ जाएगा। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा कि सी को कितना भुगतान किया जाएगा, 6,250 रुपये भुगतान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 114। किरण की शादी 20 वर्ष पूर्व हुई थी। आज किरण की आयु उसकी शादी के समय की आयु की 11/7 है, यानी शादी जब हुई थी तो 7 अनुपात थी, तो आज हम कहेंगे कि 11 अनुपात है। कितने साल पहले हुई थी, हम कहेंगे यहाँ पर अनुपात में देखा जाए तो 4 साल पहले,
और एक्चुअल में 20 वर्ष पहले हुई थी, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी है 20, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5 वर्ष हो गई। एक चीज तो ये हो गई। अब से 10 वर्ष बाद किरण की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष बाद, तो देखो 1 की वैल्यू 5 आई है, तो आप 11 की वैल्यू बता सकते हो कितना होगा, 55 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और शादी के समय बात करें तो इसको भी यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा, 35 थी उसकी, आज कितनी है 55 है। 10 साल बाद पूछिए तो 10 और जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 118, फ्रैक्शनों की एक निश्चित संख्या का माध्य 12 है, यदि उनमें से एक फ्रैक्शन को निकालने पर माध्य अपरिवर्तित रहता तो निकाला गया फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए। यदि माध्य अपरिवर्तित रहता है, यदि कोई संख्या को हटा दें और उसके बाद भी माध्य अपरिवर्तित रहता है, यानी कि जो माध्य है उसी के बराबर आपने नंबर उससे हटा दिया है, यानी कि माध्य 12 है तो वो संख्या जो निकाली गई है वो भी आपकी 12 होगी, तभी माध्य अपरिवर्तित रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सिंपली 4 हो गया है। सवाल नंबर 120, नीचे दी गई तालिका 6 वर्षों के दौरान एक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित किए गए उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाता है। 2001 में बैच 2 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 2001 में बैच 2 में कितने हैं, 144 है। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं कह देता हूं कि 2001 में बैच 2 में कितने हैं प्रशिक्षित उम्मीदवार, 144 है। दूसरा 2005 में बैच नंबर 5 के अंदर कितने प्रशिक्षित उम्मीदवार है, 90 है। यहाँ पर 144 है, यहाँ पर 90 है। संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है ये, तो हम कहेंगे 54 अधिक है। परसेंटेज की बात कर रहा है और किसके रिस्पेक्ट में, 90 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो ये हो गया। 0 से 0 कट जाएगी, 9 से ये 6 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 60% अधिक है, हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज का अपना पेपर हुआ है कंप्लीट। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ। थैंक यू दोस्तों।